बच्चे अपना चैप्टर है ऑप्टिक्स, कुछ ऐसा जो हमने 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। एक बार ऑप्टिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये याद है कि जब हमने ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू किया तो वहां पे हमने बात करी थी रे डायग्राम्स की, है ना। हमने जब भी रे डायग्राम्स की बात करी एक लाइन ड्रॉ करी थी। हमारे पास यहां ऑप्टिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स आएगा। मतलब हम एक टाइम पे रे ऑप्टिक्स में सिंपल वही रे डायग्राम्स बनाएंगे जहां एक एक रे आ रही थी, लेकिन उसके साथ उसी रे डायग्राम से कंटिन्यू होते हुए हम पहुंचेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, जहां कंपाउंड वो अपना माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उन सबको बनाएंगे। और उसके बाद हम पहुंचेंगे लाइट की सेकेंड फॉर्म सो कॉल्ड वेव पे, है ना। और वहां हम उसको फिर वेव थ्योरी के बेसिस पे जो जो फिनोमिना, जो पार्टिकल नेचर वाला पार्ट रहता है, क्योंकि हमें पता है ड्यूल नेचर वाली कहानी थी, लाइट पोजेसेस ड्यूल नेचर, तो ड्यूल नेचर में एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर है। तो जो जो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता उन फिनोमिनास को वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, और वेव थ्योरी के बेसिस पे डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन वगैरह वाला वो वाला पार्ट हम उसमें पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, पहला पार्ट जो है वो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब रे ऑप्टिक में सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आता है सबको? क्या होता है, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी प्लेन सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी तो बाउंस बैक होके आएगी। हमने नॉर्मल सा ये वाला जो डायग्राम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ। ये क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितने एंगल पे लाइट आके टकराएगी सेम उतने एंगल पे बाउंस बैक कर जाएगी। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर कह लेते हैं इसे। और ये जो ऊपर से एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। किसी को इसमें परेशानी? ये सबको क्लियर है, ऑलरेडी आता है, पता है। अब आता है इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। ये भी कुछ बहुत नया नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर दो मिरर्स है, मान लो एक ये है और एक ये है, अगर मैं इन दो मिरर्स को किसी एंगल पे रख देता हूं और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या होगा? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी। हमने 99 क्या 100% स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि जब दो पैरेलल मिरर्स हैं, ट्रायल रूम्स में देखा हो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हुई देखी हुई है ना। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर इमेज यहां बनी है तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये इनफाइनाइट लूप बन गया कि नहीं? और ये अनगिनत इमेजेस बनती है। लेकिन अगर मैं अब इनको 90 डिग्री पे कर देता हूं, मतलब एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे और बीच में हम रखते हैं, तो इनफाइनाइट नहीं बनेंगी, बनेंगी ज्यादा इमेजेस लेकिन इनफाइनाइट नहीं। और एंगल जितना मैं कम ज्यादा करता रहूंगा अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इमेजेस डिफरेंट बनती जाएंगे। तो उसका सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1 इफ 360 बाय थीटा इज इवन इंटीजर। यहां थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द टू सिमेट्रिकल प्लेन मिरर्स। क्लियर है? ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, उनके बीच में बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया थीटा बाय टू के एंगल के साथ। तो ये जो ओवरऑल थीटा एंगल था, तो 360 बाय थीटा अगर मैंने करा और वो इवन इंटीजर आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी? 360 बाय थीटा माइनस 1। और अगर वो ऑड इंटीजर आ जाता है तो सीधा आंसर नंबर ऑफ इमेजेस का 360 बाय थीटा आ जाता है। क्लियर बात है? इसका मतलब एक चीज तो क्लियर दिख रही है तुम्हें कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो हमेशा ऑड आएंगी, ठीक है, इवन नहीं आएंगे, हमेशा वो ऑड आएंगी। 360 बाय थीटा अगर डायरेक्टली ऑड आ जाता है तो ये हमारा आंसर ही है, और अगर ये इवन आ जाता है तो उसमें से 1 माइनस कर दो, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे। किसी को दिक्कत? सिंपल है बच्चा। अब अगर हमने जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि वो इनफाइनाइट लूप कैसे बन रहा है, इन्फिनिटी तक इमेजेस कैसे बन रही है, क्योंकि एंगल कितना है? 0। दो प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे हैं एक दूसरे के साथ, अगर पैरेलल नहीं इसका मतलब उनके बीच में एंगल क्या? 0। एंगल 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाते हैं। और अगर 90 बनाएंगे तो 3 इमेजेस बनेंगे सर। क्लियर है? 90 360 बाय 90 इज 4 माइनस 1 इज 3। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला। अब आता है बच्चा मोशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अगर इसको विजुअलाइज करते चलो साथ साथ में, इमेजिनेशन में साथ जुड़े रहना, आराम से चीजें दिखेंगे। मोशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है,
तो अगर मैं मिरर की तरफ चलूंगा तो मिरर के अंदर जो मैं दिख रहा हूं, मेरी जो इमेज दिख रही है, वो भी मुझे अप्रोच करेगी। हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी? अगर मैं मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम मैं 5 मीटर पर सेकंड के साथ मिरर को अप्रोच कर रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड भाग रहा हूं उसकी तरफ, तो मिरर के अंदर जो मेरी इमेज है वो मुझे कितने वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रही होगी? 5 के साथ ही। 5 के साथ मैं उसे अप्रोच कर रहा हूं, वो मुझे 5 के साथ करेगी। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, मैं 5 के साथ अंदर मिरर की तरफ भाग रहा हूं, मिरर वाला मेरी तरफ भाग रहा है, तो डबल नहीं हो गया? तो वो 10 मीटर पर सेकंड की ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी हुई कि नहीं हमारे बीच में? ये बात समझ में आई है? अब अगर मैं स्टेशनरी और मिरर मुझे अप्रोच कर रहा है तो कुछ बदलेगा? बात तब भी सेम है ना? अगर मैं मिरर की तरफ जाऊं या मिरर मेरी तरफ आए, केस तो दोनों में सेम है, रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है। तो हमारे पास होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves with the speed of u towards or away from the plane mirror, the image also moves towards or away with the same speed, but the relative speed of the image with respect to object is twice of u। बात सिंपल है बच्चा, क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी के साथ मिरर को अप्रोच करेगा तो जो इमेज है वो माइनस u के साथ अप्रोच करेगी, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ट्वाइस हो जाएगा। सिंपल बात है बच्चा। And when the mirror moves towards the stationary object with the speed u, the image moves with the speed 2u। क्यों? यहां पर भी रिलेटिव वेलोसिटी का केस आ गया, क्योंकि जब मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ तो जो इमेज है वो 2u के साथ मूव करेगी। ठीक बात है, ये सिंपल बात है ना, ये पता चल रहा है बच्चा? अब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी फिर वो 2u आ गया, वो ठीक है। कर्व्ड मिरर्स अपने को ऑलरेडी पता है क्या होते थे। स्फेरिकल मिरर्स जो हमारे पास थे, जो कर्व मिरर्स थे, वो होते क्या है? अगर मैं कर्व मिरर के बारे में बताऊं तो वो क्या चीज है? हमारे पास एक फुटबॉल है शीशे की, जो बाहर से मिरर है या अंदर से मिरर है। अब मैं उसका एक हिस्सा काट लेता हूं जो एक कर्व बनेगा, ऐसा कुछ कर्वेचर बन जाएगा। और ये जो कर्वेचर होता है, अगर ये बाहर से शाइनी सरफेस होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, तो इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, और अंदर से शाइनी सरफेस होता तो इसको हम कनकेव कहते थे। अब ये जो हिस्सा कटा, ये बना तो फुटबॉल से ही है, वो जो स्फीयर है उससे बना है, तो इसका एक रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज जाएंगे, अगर मैं कनकेव की बात करूं तो उन सारों को एक पॉइंट पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। नेचर कन्वर्जिंग है इसका। तो अगर वो सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को एक जगह पे कन्वर्ज करेगा तो उस पॉइंट को क्या कहते थे, फोकस। और फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? तुम सबको ये पता है कि ये जादू मंत्र कैसे होता है कि सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे क्यों टकराती है? क्यों होता है? कन्वर्ज क्यों करता है वो? मिरर की प्रॉपर्टी है। मतलब कर्व्ड करते ही उसकी प्रॉपर्टी में कुछ नयापन आ गया, मिरर के अंदर कुछ जादू मंत्र हो गया, ऐसा कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है बच्चा। सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, कि अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, मान लो ऐसा, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाता, मान लो अप्रोक्स, यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता, इसको मैं सी लिख लेता हूँ, है ना, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर या पोल वाला पॉइंट पी मान लिया मैंने। अब एक बात समझना, अगर यहाँ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, जो कि ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसे जाएगी? अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी तो ये बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री पे टकरा रही है, तो ये तो नॉर्मल हो गई। जो नॉर्मल है वहीं से एज इट इज बाउंस बैक करके वापस चली जाएगी कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब यही एक ऐसे ही इसके पैरेलल लाइट गई यहां, अगर ये पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के यहां गई है तो यहां पे नॉर्मल कहां है? यहां पर एक नॉर्मल बनेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, बनेगा कि नहीं? ये बिल्कुल इसके साथ एक राइट एंगल पे बन रहा है। अब यहां हुआ क्या, अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो बनता है। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेम उसी एंगल पे ये बाउंस बैक करके आएगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए रिफ्लेक्शन वाला, और ये जहां टकराएगा ये क्या बनेगा, फोकस। बात समझ में आई है? अब ये जो मैंने नॉर्मल बनाया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों बनाया? क्योंकि अगर मैं किसी भी स्फीयर के
किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो तो हमेशा डायमीटर होगा, और डायमीटर कहां से जाएगा, हमेशा सेंटर से जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो ये हम कहते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है मिरर की। प्रॉपर्टी मिरर की सिर्फ एक है, रिफ्लेक्ट करना। और अगर वो एक प्लेन मिरर है, यूनिफॉर्म मिरर है, तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए। और मिरर के अंदर मेन कहानी क्या आती है कि इट हैज द एबिलिटी टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट बाय मेकिंग इट बाउंस बैक विद इन द सेम मीडियम। ये ध्यान रखना, अगर यहीं पर ग्लास आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, तो उसमें फर्क क्या आएगा कि वो मीडियम चेंज हो जाता है उसमें, ये सेम मीडियम में वापस भेज देता लाइट को, जहां से आई वहीं भेज दिया। ठीक है, तो कोई और प्रॉपर्टी नहीं है ये, हम ये कहें कि उसकी कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है, सिंपल कोई भी अगर एक लाइट जाएगी, मान लो यहां मैं भेज देता हूं, तो यहां पे भी एक क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ऐसे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बन गया। और जितने एंगल पे ये टकरा रहा है इसके साथ, नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल पे ये इधर को आ जाएगा, बना कि नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ओवरऑल आके फोकस पर टकराएंगे सारे। ये पार्ट समझ में आ गया? तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कुछ अलग कहानी नहीं है, ये सिंपल क्या है बच्चा, रिफ्लेक्शंस। डन है। अब ये तुम्हें पता है, कन्वर्जिंग कनकेव मिरर को कहते थे, फोकल लेंथ पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था। और डाइवर्जिंग मिरर हम किसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को, क्योंकि इसके अंदर अगर जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगी वो हमेशा डाइवर्ज होंगी, तो पीछे को डॉटेड लाइन ले जाके लाएंगे तभी वो फोकस पे आता है। और हमें एक और चीज पता है, अगर वो खुद अपने आप एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो हम उसको कहते हैं रियल फोकस, और अगर वो डाइवर्ज होती है और डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके हमें पीछे मीट करानी पड़ती है तो उसको कहते हैं वर्चुअल फोकस। रियल और वर्चुअल का सबको पता है क्या होता है, कोई बच्चा जिसको ना पता हो, पता है ना रियल और वर्चुअल क्या होता है? समथिंग व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज रियल एंड समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज वर्चुअल। ये थोड़ा सा टॉपिक आगे प्रोसीड करेगा तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे, अगर प्रैक्टिकल करने को कहोगे तो हम यहाँ पे विजुअलाइज करके देखेंगे रियल और वर्चुअल को, वरना 10th क्लास के अंदर हमने ये सब किया हुआ है। अब प्लेन मिरर के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, होता ही नहीं होता, प्लेन है तो इन्फिनिटी कह सकते हैं, फोकस भी क्या आएगा उसका, इनफाइनाइट। डन है बच्चा? फिर ये जो रे डायग्राम्स है, ये पता है सबको, ये किसी को लगता है कि बताने की जरूरत है? मैं एक बार सिर्फ ओवरव्यू हल्का सा दे रहा हूं, क्या क्या कहानी है। देखो, जितनी भी पैरेलल रेज जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। जो भी लाइट यहां टकरा रही है, ये तो सिंपल वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल 90 डिग्री बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो इधर से इधर गई। जो लाइट फोकस से होके जाएगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होके निकल जाएगी, यहां पे आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल रेड, पर्पल या ब्लू जो भी कहो इसे, और ये ग्रीन, इन तीन लाइंस में से दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअल में तो 3 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम डायग्राम बनाने के लिए 2 भी बनाएंगे तो सफिशिएंट है। और जहां पर हमारी ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है वहां हमारे पास क्या बनते हैं, इमेज। पता ही है, ये 10th क्लास में रे डायग्राम्स थे, हमने प्रैक्टिस करी हुई है। अगर हमारी लाइट जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये तो डायमीटर बना, बिल्कुल परपेंडिकुलर बना, तो नॉर्मल के अक्रॉस एज इट इज बाउंस बैक कर जाएगी। कन्वेक्स के अंदर क्या होता है, इधर से जाएगी, टकरा के वापस डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके फोकस पे लाते हैं। पता ही है, कुछ नया नहीं है किसी के लिए। अब हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आता हो, याद है मिरर फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा था बच्चे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। अब इस फॉर्मूला को जब हम प्रूव करेंगे, प्रूव करते हुए इसका एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर ऑप्टिक्स से ज्यादा ट्रायंगल्स का बन जाएगा। याद है तुम्हें 9th क्लास 10th क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, मेनली सिमिलैरिटी यूज करते थे। तो ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्या होता था, अगर एक ट्रायंगल के कोई 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स के साथ इक्वल है, हम कहते थे ट्रायंगल सिमिलर है। एक एंगल के लिए कहते थे एक सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए और एक एस था। यहां पर हमें सिर्फ एंगल की जरूरत पड़ने वाली है, बट उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, इफ द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन सेम रेशियो। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ऑप्टिक्स की ज्यादातर डेरिवेशंस कर डालेंगे। इसमें एक बार इस डायग्राम पे ध्यान देना बच्चे, ठीक है? एक बार डायग्राम, जिसको डायग्राम बनाना आ गया ना, उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर किसी को लगेगा कि नहीं स्क्रीन पे यहां पता नहीं चल रहा है, तो मैं बोर्ड पे साथ में बना दूंगा,
मैं इस केस में स्क्रीन ज्यादा यूज क्यों करूंगा, क्योंकि इसके अंदर ना कलर्स के ऑप्शन ज्यादा हैं, बोर्ड पे इतने नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें एक एक करके देखना, मैं जो बना रहा हूं उस पर ध्यान देना। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे देखो, मिरर फॉर्मूला हमको जब डिराइव करना है कनकेव मिरर के लिए, मिरर फॉर्मूला के लिए हमारे पास यहाँ कनकेव मिरर दिख रहा है सबको। कनकेव मिरर के लिए हमने यहाँ पर क्या रखा, एक हमने रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैं साथ के साथ इसको हाईलाइट करता चलता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास क्या बचा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे साथ साथ में रहना सारे, इस ऑब्जेक्ट से ये एक पैरेलल बीम गई। अब पैरेलल बीम है तो कहां से जाएगी, फोकस से होके, बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है, मतलब ब्लू गई है तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइन ब्लू कलर से ही रिप्रेजेंट किया, रेड आई है तो रेड कलर से ही है, ग्रीन आई है तो वो ग्रीन कलर से ही है। तो क्लियर समझ में आ रहा है सबको। रेड कलर वाली लाइन आई, पोल पे टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होके यहां से गई, और ये जो गई है वो सेंटर कर्वेचर से आगे चली गई। डन है। अब यहां पर हम करते क्या है, यहां पर मैंने जैसे बोला था कि हमारा मेन काम यहां पे है ट्रायंगल्स का। क्या गेम है पहले समझो। यहां पर ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। और जहां इमेज बनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से, और जो फोकल लेंथ है वो हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल बात है। अब यहां पर हम पकड़ते हैं बच्चे ट्रायंगल्स को, ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ कौन सा है, इसमें ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश एफ, जहां पर हमारे पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक ऐसा एंगल चाहिए, मतलब ऐसा ट्रायंगल चाहिए जहां ऑब्जेक्ट हो। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ऑब्जेक्ट तो कहीं रिलेट नहीं कर रहा है इसके साथ, तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि शिफ्ट किया है, सिर्फ उसके बराबर की लेंथ यहां रख दी है, और यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया सेम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी उतनी ही हाइट मैंने यहां पे एम पी मान ली है। तो हमारे पास ट्रायंगल एम पी एफ ये बन गया है कि नहीं, ये बन रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल यहां 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी कि नहीं। किसी बच्चे को इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करने में दिक्कत है ना। क्लियर है ये वाला जो हमारे पास पी एफ एम ट्रायंगल और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंड इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their sides should be in same ratio. A dash B dash by PM must be equals to B dash F by FP. A dash B dash by PM, perpendicular by perpendicular, base by base. Done है। किसी को दिक्कत है इसमें, दोनों के ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर्स का रेशियो और दोनों के बेसिस का रेशियो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ए डैश बी डैश नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे जो पीएम लिया है, ये पीएम किसके इक्वल है, ये तो बिल्कुल ए बी के इक्वल लिया था कि नहीं। तो मैं इस पीएम की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ, हाँ जी, पीएम की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत है इसमें, पक्का। तो मैंने ये ए बी से उसको स्विच कर दिया और इसका नाम रख दिया फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक किसी को दिक्कत, ट्रायंगल पता चला है कौन सा लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हमने ट्रायंगल पकड़ा बचा ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ये क्यों पकड़ा, क्योंकि मुझे ट्रायंगल्स की हाइट नहीं, मिरर फॉर्मूला के लिए मुझे उनके बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाले, है ना। तो हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर जब हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा था, इसके अंदर ये जो है फोकल लेंथ आ रही थी, मुझे u भी इंट्रोड्यूस करना है। तो u के लिए बेटर पार्ट क्या है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लें। सिंपल है, 90 और 90, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगी कि नहीं। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाय बी डैश पी, होगा कि नहीं। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर और बेस बाय बेस इक्वल हुआ कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई। बी डैश ए डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाय बी पी। किसी को इसमें दिक्कत। अब फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो, ए डैश बी डैश बाय ए बी, बी डैश एफ बाय एफ पी और बी डैश पी बाय बी पी के इक्वल है।
तो अगर LHS दोनों इक्वेशंस का सेम है तो RHS भी दोनों का सेम होगा कि नहीं? मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। डन है, यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहां एक प्रॉब्लम समझो, मैं यहां पे B' की बात करूं, अगर तुम देखोगे B' क्या है, B' जो ये वाली लेंथ है ये तो कुछ है ही नहीं, ना तो ये U है, ना ये V है, ना ये F है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको V माइनस F लिख सकता हूं क्या, है ना? क्योंकि अपने को पता है ये वाला टोटल कितना होता है, ये तो V है, तो और ये वाला कितना है, ये F है। तो अगर मैं इसको V माइनस F लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे पास बाकी सब हैं उनके अंदर ध्यान से देखो, B' क्या है, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये जो मैंने अभी बताया। और FP जो है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं, B', BP ये सब रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं हमारे पास। B' की वैल्यू -V, FP की वैल्यू -F और BP की वैल्यू -U। सबके आगे नेगेटिव क्यों है? साइन कन्वेंशंस। ऑल द डिस्टेंस टेकिंग फ्रॉम द पोल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर। जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं उसके ऑपोजिट साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते थे, तो इसीलिए U, F और V तीनों की वैल्यूज नेगेटिव सब्स्टिट्यूट होंगी कि नहीं? ये वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -V माइनस ऑफ -F बाय -F इज इक्वल टू -V बाय U। V माइनस F बाय F इज इक्वल टू V बाय U। वेरिएबल सेपरेट और न्यूमरेटर सेपरेट करते हैं, V बाय F माइनस 1 इज इक्वल टू V बाय U। V बाय F इज इक्वल टू V बाय U प्लस 1। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी टर्म को, ये जो हमारे पास है सबको V से डिवाइड कर देते हैं। तो V से डिवाइड किया, V से V कटा, 1 बाय F, इधर 1 बाय U और इधर 1 बाय V। दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। सिंपल है, पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फिजिक्स लगा दिया, हमने मैथ्स लगाया है बेसिक। हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हाइट से होते हुए हम बेसिस तक पहुंच गए हैं। क्लियर है? और हर बार ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, उनको रिलेट कराते गए। फिर आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन में मुझे हाइट्स चाहिए, तो मैंने फिर ट्रायंगल कौन सा पकड़ा? A', B', P एंड ABP। A', B', P एंड ABP, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट यूज हो रही है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमने अभी किया था। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, और इसका बेस और इसका बेस रिलेट करा सकता हूं। एक का बेस क्या है? U, एक का बेस है V, एक की हाइट है H, एक की है H'। दोनों का रेशियो लिया, H' बाय H इज इक्वल टू -V बाय U। अब जो H है, हाइट ऑफ इमेज, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो पॉजिटिव रहेगी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो इन्वर्टेड इमेजेस रहते हैं वो नेगेटिव आएंगी। तो -H' बाय H हुआ, -V बाय -U कैंसिल आउट हुआ, मैग्निफिकेशन H' बाय H विच इज इक्वल टू -V बाय U। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? पक्का? ये जो डेरिवेशन है बच्चे एक बार नोट डाउन कर लो, और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार ये करके रखना ताकि इसके टच में रहो। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत बेसिक से, इसमें ये जो रिलेशन वाला पार्ट है ये मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन ये जो 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं ऊपर, ये वाले भी साथ में अटेम्प्ट करके रखेंगे। 10th लेवल के ही है। डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।